नमस्कार छात्रों, इस वीडियो में हम समकालीन भारत अर्थात आपका जो सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, उसका भूगोल का अध्याय 1 संसाधन एवं विकास का शॉर्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, अर्थात मुख्य मुख्य बिंदु जो हैं उनको हम क्या करेंगे इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि आखिर संसाधन क्या होते हैं। तो संसाधन क्या होते हैं? किसी भी ऐसी चीज को संसाधन कहते हैं जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकता है। ठीक है, अर्थात क्या, जैसे अपन क्या बोलते हैं जंगल, ठीक है, जंगलों से हमको लकड़ी मिलती है, लकड़ी से हम क्या कर सकते हैं अपने घर बना सकते हैं। ठीक है, और खेतों में हम क्या कर सकते हैं, खेती करते हैं, खेती करके अपन क्या करते हैं अनाज उगाते हैं। ठीक है, उस अनाज का उपयोग अपन क्या करते हैं अपना भोजन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, कपास उगाते हैं, कपास का उपयोग अपन क्या कर सकते हैं अपने वस्त्र बनाने के लिए कर सकते हैं। तो ऐसी कोई सी भी चीजें, ठीक है, जिनका उपयोग हम क्या करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करते हैं, वो क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाती हैं। ठीक है, क्या चीज प्राकृतिक हो सकती है जैसे पानी, मिट्टी, जंगल, ठीक है, या मानव द्वारा निर्मित हो सकती है या मानव द्वारा बनाई गई हो सकती है जैसे मशीन, भवन, सड़क। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो क्या बोल सकते हैं अपन इसको कि ये दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्या होते हैं प्राकृतिक और दूसरे मानव द्वारा निर्मित। ठीक है, साधारण शब्दों में प्राकृतिक संसाधन कैसे होते हैं, जैसे सूर्य की रोशनी, हवा, पानी, खनिज। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। और मानव द्वारा निर्मित या मानव संसाधन, मानव संसाधन जैसे क्या श्रमिक, ज्ञान और कौशल। करेक्ट है, तो ये सारी चीजें अपने को यहाँ पर समझ में आती हैं। इसके बाद बच्चों निर्मित संसाधन क्या होते हैं, ठीक है, जिसको मानव क्या करता है निर्माण करता है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर, कार, फैक्ट्रियां वगैरह, कोई मशीनें वगैरह, ठीक है, जिनसे हम क्या कर सकते हैं कोई वस्तुएं बनाते हैं। अब संसाधन प्रौद्योगिकी के उपयोग का महत्व। ठीक है, संसाधन प्रौद्योगिकी के महत्व से मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है, जैसे मैंने अभी हाल आपको बता ही दिया। ठीक है, इसका उपयोग आर्थिक रूप से कुशल और सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत होता है। करेक्ट है, जैसे क्या होता है कि अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि प्रौद्योगिकी से जो है हमारे पास संसाधनों का क्या प्रभावी उपयोग होता है। ठीक है, मतलब कुशल रूप से अपन क्या कर सकते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या होता है मशीनी करण, जैसे कोई मशीनें हैं, मशीनों के अपन लिख लेते हैं कि ट्रैक्टर वगैरह। ठीक है, पहले क्या होता था हम बैलों से खेती करते थे, है ना, अब हम ट्रैक्टर से खेती करने लगे, तो हम क्या हो गए, हम इसमें हमारी जो कार्य कुशलता है वो आर्थिक रूप से क्या हमारी कार्य कुशलता भी क्या होती है इसमें बढ़ती है। दूसरा सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत होता है। ठीक है, अर्थात सांस्कृतिक रूप से भी क्या होना चाहिए, स्वीकृत होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको मैं, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे देशों में, ठीक है, बहुत सारे देशों में जो मांस है, ठीक है, उसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। गाय का उपयोग क्या करते हैं भोजन के रूप में करते हैं, लेकिन भारत देश में ऐसा नहीं होता है। भारत देश में क्या होता है, ये सांस्कृतिक रूप से क्या है, स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो मांस का उपयोग है हमारे भारत देश में बहुत कम किया जाता है, जबकि पश्चिम देशों में, ठीक है, जैसे अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ इत्यादि देशों में क्या किया जाता है, मांस का बहुत ही ज़्यादा सेवन किया जाता है। ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या है, स्वीकृत है, और जबकि हमारे यहाँ पर सांस्कृतिक रूप से ये सब क्या है, स्वीकृत नहीं है। मतलब क्या है कि जो संसाधन है वो क्या है, होता है सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत होना चाहिए। अब जैसे गाय है, ठीक है, गाय का उपयोग अपन क्या कर सकते हैं, दूध के लिए तो कर सकते हैं अपन, ठीक है, लेकिन उसका उपयोग अपन भोजन के लिए नहीं कर सकते। तो भोजन के लिए या भोजन के रूप में गाय हमारे लिए क्या है, संसाधन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों उदाहरण ऊर्जा का उत्पादन, ठीक है, कृषि के लिए आधुनिक उपकरण और परिवहन, ये सब क्या है भैया, ये क्या है हमारे पास संसाधन है। ठीक है, संसाधनों के प्रकार, अब संसाधनों के प्रकार देखते हैं अपन। संसाधनों के प्रकार शुरू में ही बता दिया मैंने आपको, दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरा मानवीय। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन कैसे होते हैं, जैसे नदियां, जंगल, खनिज, पहाड़, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ऐसे संसाधन जो भगवान ने या प्रकृति ने हमको ऑटोमेटिक दिए हैं, पहले से यहाँ पर हमारे पास उपस्थित हैं। ठीक है, और मानव द्वारा निर्मित संसाधन कौन से होते हैं, जैसे श्रमिक, कौशल और मानव निर्मित संरचनाएं। ठीक है, अब प्राकृतिक संसाधनों की विशेषताएं। अब प्राकृतिक संसाधन जो है वो क्या होते हैं भैया,
ये प्रकृति की देन है, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया ये आपको प्रकृति की देन मतलब क्या, जैसे कि जंगल, ठीक है, वन, है ना, ये सब क्या है भैया, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। इसमें नदियों, जंगल, खनिज आदि का समावेश होता है, ठीक है। संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का अपन वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। क्या होता है, उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक, ठीक है। उदाहरण के लिए जैविक क्या होते हैं, पेड़ पौधे जानवर, ये सब क्या होते हैं जैविक, और अजैविक क्या होते हैं, खनिज और धातुएं, ठीक है। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन, तो नवीकरणीय संसाधन कैसे होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनका उपयोग क्या कर सकते हैं अपन, बार बार कर सकते हैं, और इनका उपयोग अपन जितने बार भी करेंगे इनके कमी होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात ये कम नहीं होंगे, ठीक है। गैर नवीकरणीय जैसे कोयला, पेट्रोलियम, अब ये कोयला और पेट्रोलियम ये क्या होते हैं, सीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या होंगे भैया, गैर नवीकरणीय, मतलब क्या, जिनका अपन बार बार उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। अब कोयला जो है वो सीमित मात्रा में हमारे पास उपस्थित है, ठीक है, एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर खत्म हो जाएगा, उसे बनने में क्या होता है, करोड़ों साल लगते हैं। पेट्रोलियम भी ऐसे ही है, पेट्रोलियम भी हमारे पास क्या सीमित मात्रा में उपस्थित है, ठीक है। अब स्वामित्व के आधार पर संसाधन क्या हो सकते हैं भैया, स्वामित्व के आधार पर संसाधन होते हैं व्यक्तिगत, ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति की संपत्ति, ठीक है, जैसे हमारा घर, ठीक है। सामुदायिक, सामुदायिक के उन कौन से होंगे भैया, गांव के तालाब, चारागाह, ठीक है, या गांव में बना हुआ कोई भी धर्मशाला, ठीक है। इस प्रकार के जो जहां पर क्या होते हैं बहुत सारे लोग जिसका उपयोग सामूहिक रूप से कर सकते हैं, ऐसी जो संसाधन है वो क्या कहलाते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, जंगल, नदियां, वन, ठीक है, ये सब क्या होते हैं भैया, हमारे पास राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। और बाद में आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कौन से होते हैं, समुद्री संसाधन, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है, ऐसा संसाधन जो किसी विशेष व्यक्ति या परिवार के द्वारा उपयोग किए जाते हैं वो व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। ऐसे संसाधन, ठीक है, जो कि क्या हो, बहुत सारे लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा उपयोग में किए जाते हैं, जैसे सामुदायिक भवन हुए, है ना, गांव के तालाब, चारागाह, और क्या होते हैं धर्मशालाएं वगैरह, ये सब क्या होते हैं सामुदायिक संसाधन होते हैं। राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, जैसे भारत देश में उपस्थित जो भी हमारे पास वन होंगे, ठीक है, उद्यान होंगे, वो भारत की संपत्ति कहलाएंगे, ठीक है, राष्ट्र की संपत्ति कहलाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति क्या होगी, समुद्र, समुद्र पे किसी का अधिकार होता है क्या, एक देश का अधिकार होता है क्या, नहीं, अलग अलग देशों के इस पे क्या होते हैं, अधिकार होते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार होंगे, चार। एक तो क्या हो गया हमारे पास, एक हो गया हमारे पास व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, और तीसरा राष्ट्रीय, चौथा अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। अब बच्चों विकास की स्थिति के अनुसार संसाधन जो हैं उनको हम चार भागों में विभक्त कर सकते हैं। कौन कौन से चार भाग हैं, क्षमता, विकसित, स्टॉक और भंडार, ठीक है। अब क्षमता, क्षमता वाले संसाधन वे हैं जिनकी उपलब्धता तो ज्ञात है लेकिन अभी तक उनका पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया है। ये भविष्य में उपयोग किए जा सकते हैं जब इनके दोहन के लिए प्रौद्योगिकी और आर्थिक संसाधन उपलब्ध होंगे। अर्थात क्या, ऐसे संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध तो हैं, जिनकी उपलब्धता अपने को ज्ञात है, लेकिन क्या है अभी तक हम उनका क्या है पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सके हैं, ठीक है। इनका उपयोग अपन भविष्य में भी कर सकते हैं, जिसके लिए अपने को क्या होगा करना होगी, प्रौद्योगिकी विकसित करना होगी, ठीक है। अर्थात उनके उपयोग के लिए अपने को क्या करना होगी, टेक्नोलॉजी का जो है उसको विकास करना होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या है, वे संसाधन जो पूरी तरह से खोजे गए हैं और जिनका दोहन और उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है, ठीक है। स्टॉक, स्टॉक कैसे संसाधन होते हैं, स्टॉक वे संसाधन होते हैं जिनके बारे में हमें पता है किंतु वे मौजूद हैं लेकिन उनकी उपयोगिता के लिए आवश्यक तकनीक का विकास अभी तक हमारे पास नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे अंटार्कटिक वगैरह में, ठीक है, क्या है बहुत सारे खनिज ऐसे हैं जो नीचे दबे हुए हैं, अपने को ज्ञात तो है कि नीचे खनिज दबे हुए हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं उनको निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उनको निकालने की तकनीक अभी अपने को पता नहीं है। उसके बाद आता है अंतिम भंडार।
भंडार वे संसाधन हैं जिन्हें हम वर्तमान में उपयोग करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करके रखा गया है। ठीक है, उदाहरण के लिए अपन ले लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, अनाज जो है, ठीक है, अनाज का हमने क्या कर रखा है, भंडारण कर रखा है। ठीक है, अब उस अनाज का उपयोग हम कब कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई प्राकृतिक आपदा आई, या हमारे पास कोई जो हमारे पास आसपास में जो देश हैं, ठीक है, जो हमारे दुश्मन देश हैं, उनसे यदि हमारा युद्ध हो जाता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, उस भोजन का उपयोग कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो अनाज हमारे पास सुरक्षित रखा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, भंडार वाले संसाधन कहते हैं। अब हम क्या है, अगला पॉइंट देखते हैं, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के प्रभाव। ठीक है, जो संसाधन है हम क्या कर रहे हैं, उनका अंधाधुंध क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। उस उपयोग के कारण है क्या है, कुछ प्रभाव हमारे पर पड़ते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो हमारे पास, नंबर 1 पर हम लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग किस किस के कारण होता है, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अत्यधिक उपयोग से वातावरण में क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जैसे CO2, CH4 का उत्सर्जन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जंगलों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण क्या हो रहा है, कम हो जाता है। हम क्या कर रहे हैं, जंगलों की कटाई भी क्या कर रहे हैं, अनियंत्रित तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो अवशोषण है, पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, और ऑक्सीजन हमको, शुद्ध ऑक्सीजन हमको प्रदान करते हैं। ठीक है, इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे प्रभाव ये पड़ रहा है कि वैश्विक तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, ध्रुवीय हिमखंड क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का जल स्तर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चरम मौसमी घटनाएं जैसे बाढ़, सूखा और चक्रवात आदि आम हो गए हैं। ओजोन परत में क्या हो रही है, कमी आ रही है। ठीक है, ओजोन परत में कमी के कारण क्या हो सकते हैं, देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अपने को अच्छे से मालूम है, CF, CS और अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन जो ओजोन परत को नष्ट करते हैं। ठीक है, ये गैसें कहाँ पाई जाती हैं, ये गैसें रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल उत्पादों में उपयोग में पाई जाती हैं। ठीक है, यह के उपयोग से होती हैं। प्रभाव क्या पड़ रहा है इससे, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें जो हैं, पराबैंगनी किरणें, वो सीधे पृथ्वी पर पहुंचने लगती हैं। अपने को मालूम है अच्छे से, ओजोन परत जो है वो क्या करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, रोकती है, पृथ्वी तक आने नहीं देती है। ठीक है, अब ये अगर पृथ्वी पे आ जाएंगे तो क्या होगा, त्वचा कैंसर होंगे, मोतियाबिंद होंगे, अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा हमारे ऊपर बढ़ सकता है। ठीक है, पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इसके कारण होता है औद्योगिक कचरे, प्लास्टिक और रासायनिक अपशिष्ट का नदियों, वायु और भूमि में अनियंत्रित निपटान। ठीक है, मतलब इनको क्या कर रहे हैं हम, अनियंत्रित तरीके से भूमि पर पटक दे रहे हैं। ठीक है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा, प्लास्टिक, वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषित होती है। अब प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, वायु, जल और भूमि की गुणवत्ता क्या हो रही है, इससे खराब हो रही है। जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जल स्रोत दूषित हो जाते हैं, जिससे पेयजल संकट उत्पन्न होता है। ठीक है, स्वाभाविक है, अगर मान लो हमारे पास तालाब है, तालाब का जल यदि मान लो प्रदूषित हो जाएगा तो पीने लायक होगा नहीं, जिससे पीने लायक नहीं होगा तो हमारे क्या होगा, पेयजल की जो समस्या है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगला नंबर है हमारे पास भूमि क्षरण। ठीक है, तो भूमि क्षरण के कारण क्या हुए, अत्यधिक कृषि, वनों की कटाई और खनन गतिविधियां। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कृषि, जहाँ पर हम क्या करते हैं, वर्ष में हमें 2 फसल लेना चाहिए तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, 3-3, 4-4 फसलें ले लेते हैं। क्या कर रहे हैं, अपन अत्यधिक कृषि कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं। ठीक है, रसायनों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, हम कृषि में क्या करते हैं, रसायनों और कीटनाशकों क्या कर रहे हैं, अपन अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। इससे प्रभाव क्या पड़ते हैं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता क्या हो रही है, घट रही है, अर्थात मिट्टी जो है वो कम उपजाऊ बन रही है। ठीक है, मरुस्थलीकरण अर्थात डेजर्टिफिकेशन जो है वो क्या हो रहा है, तेज हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है,
मरुस्थलीकरण जो है वो बढ़ रहा है। मरुस्थलीकरण का अर्थात क्या, जैसा रेगिस्तान वगैरह जो बन रहे हैं, जो रेगिस्तान की जो जमीन है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। कृषि भूमि क्या हो रही है, बंजर हो रही है, जिससे खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। वैश्विक समस्याएं और सतत विकास, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, संसाधनों की समस्याएं अंतरराष्ट्रीय चिंता का कारण बनती हैं, ठीक है। संसाधनों के असंतुलित उपयोग और इससे उत्पन्न समस्याएं आज वैश्विक स्तर पर चिंता का कारण बन चुकी हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए सतत विकास की अवधारणा को अपनाया गया है। तो बच्चों, यहाँ पर ये मुख्य पॉइंट थे जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इन्हें आप याद रख सकते हैं। वीडियो को बीच बीच में पॉज करके इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप इन्हें याद कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लो।